कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और बीपीएससी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। पहला प्रश्न दिया है, हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। श्री कांता प्रसाद महोदय के अनुसार, यानी कि केपी महोदय के अनुसार आपको बताना है कि हिंदी में जो विराम चिन्ह है उनकी संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20। हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में आयोग बहा वर्ण कौन से हैं। हिंदी में आयोग बहा क्वेश्चन में पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, हिंदी सुपर टेट सब में पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। हिंदी में आयोग बहा वर्ण कौन से होते हैं। तो हिंदी में आयोग बहा वर्ण कौन से होते हैं? एक तो आपका अंग होता है और दूसरा अंगा होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में आगत व्यंजन कौन से होते हैं। हिंदी में आगत व्यंजन बताना है। कौन से व्यंजन? आगत व्यंजन बताना है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, जानकारी पूरी होना चाहिए आपको। हिंदी में आगत व्यंजन कौन से होते हैं? ज़ा और फा। ज़ा और फा, देखिए दोनों में ज़ा और फा किस में है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन की पहचान करें। सीधे सीधे 1 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4 है। अंतःस्थ व्यंजन होते कौन से? या, रा, ला, बा। या, रा, ला और बा, ये 4 होते हैं। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या, रा, ला और बा। या, रा, ला और बा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या, रा, ला, वा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह की पहचान करें। क्वेश्चन में मैंने पूछा था विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तब आपने कहा था कि सर 20 होती है। किसके अनुसार? कांता प्रसाद महोदय के अनुसार। अब इसमें पूछा जा रहा है अर्धविराम। अर्धविराम कौन सा होता है, ये आपको बताना है। अर्धविराम कौन सा होता है? देखिए अर्धविराम, ऊपर ये डाउट लगा होता है, इस तरह से अर्धविराम होता है। ये आपको याद रखना है, अर्धविराम। और बात करें इसकी, ये जो आपको डिवाइड वाला साइन दिख रहा है यानी भाग वाला दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये भी पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। इसको पाद बिंदु की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसके बारे में मैंने बता दिया, ये अर्धविराम है। और इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ये कौन सा चिन्ह है? इसको पाद चिन्ह कहते हैं। यहाँ बिंदु है और यहाँ चिन्ह है। दोनों बातें बहुत पूछी जाती हैं और कंफ्यूज होते हैं आप लोग। और ये क्या है? ये प्रश्नवाचक है यानी क्वेश्चन मार्क है। तो उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है? जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। जो जानने की इच्छा रख रहा है उसके लिए एक शब्द बताना है। उसको क्या कहेंगे? युधिष्ठिर नहीं होगा, कुलीन नहीं होगा, प्रतिवादी नहीं होगा, तीनों गलत है। पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब ही होता है जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द यही हो जाएगा, जिज्ञासु। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं। जो व्याकरण को जानता है उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्याकरण यानी व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हाँ वीडियो काफ़ी अच्छी है। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? स्वयंभू, स्वयंभू का बताना है। स्वयंभू, स्वयंभू का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वतः उत्पन्न, स्वयंभू। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा। जो हाथी की पीठ होती है उस पर जो आसन रखा जाता है उसका शुद्ध शब्द क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? हौदा बोलते हैं। आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं? हौदा बोलते हैं। बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ट्रू स्टेटमेंट को बताना है, सही बताना है कि सही कौन सा है इसमें। हिंदी में रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और हिंदी में स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9, ये भी ठीक है। हिंदी में करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली डी बन जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर
वहाँ ट्रू पूछा गया था, यहाँ फॉल्स पूछा जा रहा है। गलत बताना है, यहाँ गलत कौन सा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, बिल्कुल ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है, ये भी ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, बिल्कुल ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव जुगुप्सा नहीं होता है। क्या होता है वीर रस का? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अच्छा, ये जुगुप्सा किसका है? तो ये विवत्स रस का स्थायी भाव है, ये भी पता होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? कम से कम 100+ बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? शांत रस है। किसके अनुसार है? ये भी पता होना चाहिए, भरत मुनि के अनुसार है, ये भी पता होना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यहाँ पर करेक्ट बताना है कि नक्षत्र आखिर कैसे लिखा जाएगा। नक्षत्र को आपको देखना है कि नक्षत्र कैसे लिखा जाएगा। तो नक्षत्र में ऐसे लिखा जाएगा, नक्षत्र। तो कौन सा हो जाएगा? पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर तद्भव को बताना है, सुर, निडर, गति और कमल। तद्भव बताना है 14 में। तो क्या हो जाएगा? निडर। निडर सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द कौन सा है? विपरीत का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। तो अपोजिट ही करना है। सुलभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा, है ना। सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य निर्माण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ करेक्ट बताना है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तुम अपना काम करो, तुम अपन काम करो, ये गलत है। तुम, इस पे बड़ों की मात्रा लग गई, ये भी गलत है। तुम अपना काम करें, ये भी गलत है। तो पहला ही बिल्कुल ठीक है, तुम अपना काम करो, ये बिल्कुल राइट है, करेक्ट सेंटेंस की कंडीशन में है। 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? 3 यहाँ पर बिजली के पर्यायवाची हैं और 1 नहीं है। उस नहीं को पहचानना है। किसकी बात हो रही है? बिजली की बात हो रही है 17 नंबर क्वेश्चन में। दामिनी, चंचला और तड़ित, ये तीनों बिजली के पर्यायवाची हैं, पर अटवी नहीं है। क्या नहीं है? अटवी। अटवी नहीं है तो फिर ये किसका पर्यायवाची है? ये भी पता होना चाहिए। ये किसका है? जंगल का है। ये जंगल का पर्यायवाची है, ये आपको पता होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मछली का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर भी नहीं में पूछा जा रहा है कि मछली का कौन सा पर्यायवाची। मत्स्य मतलब मछली होता है, मीन भी मछली होता है, सफरी भी मछली होता है, पर रैन नहीं होता है। अब रैन किसका पर्यायवाची है? ये भी पता होना चाहिए कि रैन आखिर किसका पर्यायवाची है। तो रैन आखिर किसका पर्यायवाची है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रैन, रैन के बारे में पूछा जा रहा है। तो रैन किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। तो रैन किसका है? रात का है, ये याद रखना है। बाकी मछली के पर्यायवाची मत्स्य हो गया, मीन हो गया और शफरी हो गया, ये तीनों किसके? मछली के पर्यायवाची हैं, पर रैन नहीं है। रैन किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची है। रात के पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे कि निशा है, तमशा है, रजनी है ना, निशीत है और विभावरी है। ये किसके? रात के पर्यायवाची हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनाहूत शब्द का विलोम क्या है? अनाहूत का विलोम शब्द बताना है क्या है। विलोम पूछा गया, अनाहूत का क्या हो जाएगा? आहूत हो जाएगा। आहूत, आहूत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आहूत यानी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खरगोश के सींग निकलना मुहावरे का क्या अर्थ है? खरगोश के सींग निकलना मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ मुहावरा बताना है कि आपके मुहावरे का क्या अर्थ हो। खरगोश के सींग निकलना, असंभव होना, चुगली करना, रिश्वत लेना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा असंभव होना। असंभव होना क्या है? खरगोश के सींग निकलना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए, है ना। बालू से तेल निकालना, ये भी पूछा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया, पीजीटी में पूछा गया है। बालू से तेल निकालना, बालू से तेल निकालना, ये भी, इसका भी मतलब यही होता है असंभव होना, है ना। पानी से घी निकालना, इसका मतलब भी क्या होता है? असंभव होना। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर में क्या है? नीम हकीम खतरे जान का सही अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जान का सही अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, घर में बेकार बैठना, बुद्धि भ्रष्ट होना, उपरोक्त में से कोई नहीं।
21 का राइट आंसर हो जाएगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे, है ना। तो अल्प ज्ञान क्या होता है, हानिकारक तो होता ही है, इसलिए आपको डिटेल पूरी होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, किसी से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एक अच्छा स्कोर करके आओ, बस हम यही कामना करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं आपसे, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, आपकी मर्जी है। 3-13 होना का क्या सही अर्थ होगा, 3-13 होना का सही अर्थ क्या होगा, तितर बितर होना, अपना काम करना, अपना उल्लू सीधा करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा तितर बितर होना, यानी 3-13 होना, कहते नहीं तितर बितर हो गए, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। नाक का बाल होना, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या फालतू होना। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा अधिक प्रिय होना, अधिक प्रिय होना, यानी कि 23 का सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बचपन शब्द क्या है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बचपन शब्द जो है वो है क्या, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, विशेषण है या संज्ञा है। तो बचपन शब्द क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की कंडीशन में आता है संज्ञा, और संज्ञा किस में है, डी में है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। किसकी बात हो रही है, आयो की बात हो रही है कि जो आयो शब्द है ये किस बोली का है, ये आपको बताना है। भोजपुरी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। तो ये किस बोली का है, ब्रज क्षेत्र का है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। पश्चिमी हिंदी की बात की जा रही है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेलू और बांगरू। तो ब्रज भाषा को याद रखना है, ब्रज के क्षेत्र में बोली जाती है ब्रज भाषा को विशेषकर याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। पहले ये पता होना चाहिए अष्टछाप में कवि कितने आते हैं, तो आपका आंसर होगा अष्टछाप का मतलब होता है कि 8 कवि आते हैं। अब उन 8 कवियों के नाम पता होंगे तभी आप बता पाएंगे। मलुक दास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास। 27 का राइट आंसर हो जाएगा मलुक दास इस श्रेणी में नहीं आते हैं, जबकि सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास ये आते हैं, परमानंद दास भी आते हैं और गोविंद स्वामी भी आते हैं। बाकी के भी आप नाम नोट डाउन कर सकते हैं। गोविंद स्वामी एक नाम ये है, 1 2 3 4 हो गए। और इसके बाद आते हैं छीत स्वामी, ये आपको याद रखना है, छीत स्वामी, ठीक है, सही से लिख दे रहा हूँ मैं, 3 ये होगा। और गोविंद स्वामी को याद लिख दे रहा हूँ यहाँ, गोविंद स्वामी। इसके बाद आते हैं छीत स्वामी और चतुर्भुज दास नाम है इनका, चतुर्भुज दास, और लास्ट में है नंददास। 5 6 7 8 ये 8 नाम अष्टछाप कवि में आते हैं, मलुक दास, सूरदास, परमानंद दास और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। पर कुंभन दास इसमें क्या बोलते हैं, मलुक दास इसकी श्रेणी में नहीं आते हैं। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इटावाबाद औरैया किस बोली क्षेत्र में आता है। इटावा औरैया क्षेत्र किस बोली में आता है, ब्रज क्षेत्र, कन्नौजी और अवधी या खड़ी बोली। तो ये किस क्षेत्र में आता है, कन्नौजी के क्षेत्र में आता है, कन्नौजी, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। अलंकार बताना है यहाँ पर, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। अब यहाँ पर 3 शब्द देखिए आ गया, बेर शब्द भी आ गया। अनुप्रास, यामक, श्लेष, अतिशोक्ति। अतिशोक्ति अलंकार में बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहा जाता है ना, फिल्मों में सबसे ज़्यादा अतिशोक्ति अलंकार प्रयुक्त होता है। श्लेष भी नहीं होगा, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ यामक अलंकार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यामक अलंकार में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है और वर्णों की आवृत्ति कहाँ होती है, अनुप्रास में होती है। जैसे कि तरिन तनुजा तट तमाल तरुबर बहुचा, इसमें ता वर्ण की आवृत्ति हो रही तो अनुप्रास हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, यामक अलंकार। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है और 30 में से आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना गया है हिंदी चैप्टर में। चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, टोटल मात्राएं पूछी जा रही हैं कि कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो 64 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चौपाई के बारे में आपको पता होगा,
ये कैसा है, एक छंद है जो कि एक सममात्रिक छंद है। कैसा है, सममात्रिक एक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तो 16 की 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 64, यानी 64 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चौपाई में कुल मात्रा पूछी जाए तो 64। चौपाई कैसा छंद है, ये भी पूछा जाता है कि चौपाई आखिर कैसा छंद है, तो सममात्रिक छंद है। और इसमें चरण कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।